नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं पोरिंग प्रैक्टिसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ पोरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। हम नॉर्मली देखते हैं इंडक्शन मेल्टिंग जब भी हम करते हैं, क्यूपला होता है तो अलग अलग तरह के मेल्टिंग प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलते हैं। और तो उसका जो एक हिस्ट्री है, कहाँ से हमने पोरिंग स्टार्ट किया था और आज कहाँ पे जाके रुके हैं, कहाँ पे पहुंचे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इन पोरिंग प्रैक्टिसेस के पॉजिटिव और निगेटिव बातें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की पोरिंग प्रैक्टिसेस नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। दिस द जनरेशन ऑफ पोरिंग प्रैक्टिसेस। जैसे मैंने कहा कि बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं कि अलग अलग तरह के पोरिंग प्रैक्टिसेस हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जब क्यूपला था तब हैंड शैंक से पोरिंग किया करते थे, जिसे हम कितली या डाबू भी कहते हैं। तो उससे पोरिंग किया करते थे। उसके बाद लिप टाइप का पोरिंग लैडल आया, जिसमें पोरिंग लैडल होता है और टॉप के ऊपर लीफ होता है, जिससे हम पोरिंग करते हैं। उसके बाद जो जनरेशन था वो टी स्पाउट पोरिंग लैडल था, डक्टाइल आयन का ट्रीटमेंट लैडल विथ लीफ, डक्टाइल आयन कम पोरिंग लैडल विथ टी स्पाउट। उसके बाद बॉटम पोरिंग लैडल। उसके बाद एटोपोर, जिसे हम फ्लेक्सीपोर कहते हैं। उसके बाद प्रेसपोर और ट्विन पोरिंग। तो ये सारे ऑप्शन है, ये सारे जनरेशन्स है। इस तरह से हमारा पोरिंग इवॉल्व होता गया, ये हमारा पोरिंग इम्प्रूव होता गया, हमारा पोरिंग प्रैक्टिसेस इस तरह से आगे बढ़ते गए। उसके बाद भी कुछ और चीज़ें फ्यूचर में ज़रूर आएगी तो उसे ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो जनरेशन्स है, तो ये जनरेशन्स ऑफ पोरिंग लैडल्स क्या, उसके एडवांटेजेस है क्या, डिसएडवांटेजेस है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जाते हैं हैंडशेक। ये ओल्ड मेथड है, टेक्नोलॉजी है, जो नॉर्मली हम क्यूपोला में इस्तेमाल करते थे। इवन इंडक्शन में भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब हैंड मोल्डिंग की बात होती है, जहाँ पर हम जैकेट और वेट का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर जो छोटे कंपोनेंट होते हैं, वो छोटे कंपोनेंट को पोरिंग करने के लिए बड़ा लाडल नहीं चलता है। तो वहां पर ये जो हैंडशैंक है, ये जो डाबू है, ये कितली है, ये इस्तेमाल होती है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर मैन पावर स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर मैन पावर का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आदमी स्किल्ड है तो वो कंटिन्यूस पोरिंग कर सकता है। अगर आदमी स्किल नहीं है तो इंटरप्टेड पोरिंग होता है, रुकता है लैडल, और वहाँ रिजेक्शंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैंने खुद कितली से पोरिंग किया है। जब मैं मुथा ग्रुप में था, हम सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक्स की कास्टिंग्स बनाते थे शेल मोल्डिंग में। तो मैंने वहाँ पर ये जो कितली वाला है, डाबू वाला पोरिंग है, हैंडशैक वाला पोरिंग है, खुद किया है, बहुत बार किया है। और मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी है कि ये जो स्किल है बहुत अहम होता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर किसी के पास इस तरह के स्किल वर्कर है तो। क्योंकि ये पोरिंग प्रैक्टिस अच्छी जरूर है, लेकिन इसके लिमिटेशन ये है कि आप बड़े कास्टिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक लैडल में आप 50 किलो, 60 किलो, मैक्सिमम 70 किलो तक लेके जा सकते हैं। तो ये लेके जाना, ये फर्टिक वाली बात है। साथ ही में जैसे मैंने स्किल की बात है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं मेरे तजुर्बे के साथ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर दो आदमी लगते हैं दोनों तरफ लैडल पकड़ने के लिए। तो इसमें से एक आदमी ने लैडल को काफ़ी जिसे हम कहते हैं कि काफ़ी इजीली छोड़ के रखना है लैडल को। उसका हाथ टाइट नहीं होना चाहिए और दूसरे आदमी ने उसको घुमाना चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो स्किल है, ये जो तकनीक है, ये तकनीक समझ में आना और इस तरह से पोरिंग करना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने खुद इस तरह का पोरिंग किया है, काफ़ी अच्छी तरह से पोरिंग किया है। वो स्किल मेरे पास था और मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं इस तरह के स्किल्स को अडॉप्ट कर पाया, थैंक्स टू मुथा ग्रुप एंड माय मेंटोर ड्यूरिंग दैट टाइम। उनके साथ रह के मैंने ये स्किल हासिल किया था। तो ये जो हैंडशेक वाली बात है डेफिनेटली अच्छी है। अभी भी बहुत सारे क्यूपोला में, बहुत सारे हैंड मोल्डिंग में, छोटे कास्टिंग में, जहाँ पर हम शेल का स्टैक मोल्डिंग पोरिंग करते हैं, वहाँ पर ये इस्तेमाल होती है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये 100% कभी इलिमिनेट हो पाएगा।
तो यहाँ पर आपका स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, ये स्किल दोनों आदमी का कोऑर्डिनेशन, एक आदमी ने छोड़ के रखना है, एक आदमी ने उस लैडर को घुमाना है। तो ये जो स्किल है, ये स्किल आपको तजुर्बे से आप आत्मसात कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और ये अगर आपके पास आया तो डेफिनेटली इससे अच्छा पोरिंग नहीं है, बहुत बढ़िया पोरिंग है। इसमें भी दो तरह की लैडल्स होती है, इसमें लीप पोरिंग होता है और इसमें टी स्पाउट होता है। तो आई ऑलवेज बिलीव कि इसमें आप टी स्पाउट के ऊपर जाइए, ताकि जो स्लैग है, जो इम्प्योरिटीज है, वो मेटल के टॉप पे ऊपर रहेंगी, और जो अच्छा वाला मेटल है, वो मेटल बॉटम से आपके टी स्पाउट से निकल के आप पोर कर सकते हैं। और आखिर का कुछ मेटल आप बचा के वापस फर्नेस में डाल सकते हैं, जिसमें इम्प्योरिटीज है, या फिर वो इम्प्योरिटीज आप बाहर फेंक भी सकते हैं। तो ये था हैंडशैंक लैडर। उसके बाद आया टीप लिप टाइप पोरिंग लैडल जो 250 किलो, 100 किलो, या फिर नॉर्मली 300 किलो, कभी कभी 500 किलो का भी रहता है। तो ये जो पोरिंग लैडल है, यहाँ पर इसमें लिप टाइप होता है, यानी टॉप के ऊपर उसको एक चोंच रहती है, उसको एक लिप रहता है, जहाँ से आप पोरिंग कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज बेसिकली ये है कि इसमें आप जो इम्प्योरिटीज है वो टॉप पे रहेंगी, और वहां से ही पोरिंग करते हैं। तो देर आर चांसेस कि वो इम्प्योरिटीज आपके मेटल के साथ कास्टिंग में या मोल्ड में जाएंगे, और आपको रिजेक्शन आएगा। तो वो यहाँ पर आप बार बार आपको स्लैग पाउडर से टॉप का जो इम्प्योरिटी का जो लेयर है निकालना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। जो स्लैग है, जो इम्प्योरिटीज है, वो फ्लोट करती है, और वो मेटल के साथ मोल्ड के अंदर जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए लिप पोरिंग लैडल अब काफ़ी लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी इम्पॉपुलर है, पॉपुलर नहीं है ज़्यादा। उसकी जगह अब हम इस्तेमाल करते हैं वो टी स्पाउट पोरिंग लैडल, जिसमें बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया आपको कि टॉप में जो इम्प्योरिटीज रहती है वो टॉप में रहती है। तो जो आपका अच्छा वाला मेटल है, साफ सुथरा मेटल है, वो बॉटम से टी स्पाउट से निकल के आप मोल्ड में डालते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो इंक्लूजन का रिजेक्शन है वो कम हो जाता है, आपको साफ सुथरा मेटल मिलता है। और ये इसीलिए काफ़ी पॉपुलर जो लैडल का टाइप है कि वो है आपका टी स्पाउट पोरिंग लैडल। वो चाहे वो 100 केजी का हो, 250 केजी का हो, 500 केजी का हो, 300 केजी का हो, वो ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है आजकल। बेसिकली दोनों लिप टाइप में और टी स्पाउट पोरिंग लैडल्स में आपको ओवरहेड क्रेन लगती है, लैडल हैंडल लगता है, जिससे साथ आप लैडल की मूवमेंट करते हैं। कई बार सिर्फ अप एंड सिर्फ जैसे हम आगे से नीचे, शुरू से अब आखिर तक मूवमेंट होती है, साथ ही में अप डाउन होती है, लेफ्ट राइट मूवमेंट होती है। अलग अलग तरह के मूवमेंट्स यहाँ पर आपको करने पड़ते हैं, ताकि आपका जो डाउन स्क्रू है, पोरिंग स्क्रू कप है, वहां तक आपका लैडल सही तरीके से जाए। अगेन, पोरिंग प्रैक्टिसेस में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो डिस्टेंस है, पोरिंग लैडल जहाँ से आप पोर करने वाले वो और मोल्ड, इसके बीच का डिस्टेंस को आपको काफ़ी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करना है। जो वो बहुत ज़्यादा रहेगा तो टर्बुलेंस आएगा, बहुत कम रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो वो ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे डक्टाइल एंड ट्रीटमेंट लैडल की। इसमें बेसिकली दो तरह के लैडल्स होते हैं। एक लैडल जिसमें आप सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद वो मेटल पोरिंग लैडल में ट्रांसफर करते हैं। तो वहां पर नॉर्मली जो ट्रीटमेंट लैडल इस्तेमाल किया जाता है वो लिप टाइप होता है, जिसमें टी स्पाउट नहीं होता है, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट करके उस मेटल को दूसरे वाले पोरिंग लैडल जो कि आपका टी स्पाउट लैडल है उसमें देना है। तो वो जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस नॉर्मल लोग करते हैं। दूसरा होता है कि आपका जो ट्रीटमेंट लैडल है वही टी स्पाउट हो। तो उससे क्या होता है कि वो अगर टी स्पाउट रहेगा, तो उससे क्या होता है, आपका जो इंक्लूजन है, वो इम्प्योरिटीज है, वो सारी टॉप के ऊपर रह जाती है, और जो साफ सुथरा मेटल है वो बॉटम से आपके ट्रीटमेंट लैडल से पोरिंग लैडल में ट्रांसफर हो जाता है। तो कई लोग यहाँ पर ये जो टी स्पाउट वाला लैडल, ट्रीटमेंट लैडल इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट पोरिंग के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार इसके पहले भी इस बात को अलग अलग वीडियोस में बताया है कि
जो आपका इनिशियल मेटल होता है जो टी स्पाउट के अंदर यानी स्पाउट के अंदर निकल जाता है, वो मेटल अनइनोकुलेटेड होता है, अनट्रीटेड होता है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट और आपका इनोकुलेशन दोनों अराउंड 25 to 30% ऑफ मेटल डालने के बाद आप शुरू करते हैं। या फिर आपका ट्रीटमेंट अराउंड 25-30% मेटल जाने के बाद शुरू होता है। तो इनिशियल मेटल जो आपके स्पाउट में जाने वाला है वो अनइनोकुलेटेड और अनट्रीटेड मेटल होता है। तो वो अगर आपने पहले बॉक्स में डाल दिया तो कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी इश्यूज आने के चांसेस होते हैं। तो वो जो मेटल है, अगर आप डायरेक्ट पोरिंग ट्रीटमेंट लैडल से करने वाले हो तो उस मेटल को वापस रिंस करके आपको ट्रीटमेंट लैडल में डालना होगा, ताकि वो मेटल रेगुलर जो ट्रीटेड मेटल है, इनॉक्युलेटेड मेटल है, उसके साथ में घुल मिल जाए, मिक्स हो जाए, और जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आगे आगे आपको यहाँ पर हैंडशैंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। हैंडशैंक लैडल ही आपको यहाँ पर लेना पड़ता है टू रिंस द मेटल एंड पुट बैक इनटू द लैडल। तो वो एक बात है। लेकिन नॉर्मली आई प्रेफर टू हैव ट्रीटमेंट लैडल विथ लीप, एंड उसके बाद आप उसे ट्रांसफर करके टी स्पाउट लैडल से पोरिंग करेंगे। उसके दो एडवांटेजेस है। अगर आप 500 केजी फर्नेस आपकी है तो 500 केजी आप ट्रीटमेंट करके उसे फिर 250 में तब्दील कर सकते हैं, जिससे आपका पोरिंग टाइम कम हो सकता है। अगर आपके 750 की ट्रीटमेंट है तो आप उसे 300 में या 350 सवा तीन सौ में कर सकते हैं। या फिर 1 टन फर्नेस है तो आप 1 टन की ट्रीटमेंट करके 500 में कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि दो जगह मेटल डिस्ट्रीब्यूट होने के वजह से आपका जो पोरिंग टाइम है वो कम हो जाता है। और एजाइन में आप जानते हैं 6 मिनट के पहले आपको पोरिंग करना है, तो वो कवर करने के लिए आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है ज़्यादातर लोग यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। जो नहीं करते तो मैं उन्हें यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि इस यहाँ पर जो भी मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैंने सारी बातें आपको बताई हुई है। एक चीज़ होती है जब लोग डायरेक्ट पोरिंग लैडर इस्तेमाल करते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा टैपिंग टेम्परेचर उससे कम हो जाएगा, और उससे मैं थोड़ी एनर्जी बचा पाऊंगा। दैट इज़ वेरी ट्रू, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसको आप कर सकते हैं अगर आप ट्रीटमेंट छोटी साइज की कर रहे हो, 300 किलो की कर रही हो या 250 किलो की कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इसे कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको जो ध्यान देना है वो है कि जो आपके टी स्पाउट का जो मेटल है उसे वापस आपको डालना है। वो एक एडिशनल काम आपको यहाँ पे करना पड़ता है। वहाँ पर एडिशनल मैन पावर, जो किटली है, हैंडशैक है, वहाँ का उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर वो आप मैनेज कर पाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन सेव सम एनर्जी, बिकॉज यू नीड लेसर टैपिंग टेम्परेचर, क्योंकि आप जितनी बार मेटल ट्रांसफर करोगे उतना आपका मेटल ड्रॉप टेम्परेचर ड्रॉप कम हो जाएगा। टेम्परेचर ड्रॉप बढ़ेगा और आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि आप थोड़ा सा एनर्जी सेव कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट ट्रीटमेंट लैडल। उसके बाद हम बॉटम पोरिंग लैडल की बात कर रहे हैं। बेसिकली बॉटम पोरिंग लैडल का डिजाइन ही इसलिए आया क्योंकि आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में, कि आपका जो इम्प्योरिटीज है, स्लैग है, वो सारा टॉप के ऊपर, बिकॉज इट इज लाइट इन वेट, डेंसिटी उसकी कम होती है, तो इट ट्राई टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। तो उससे क्या होता है, जो बॉटम का मेटल होता है वो हमेशा साफ सुथरा होता है, और टॉप का मेटल में आपके इम्प्योरिटीज होते हैं। तो दैट इज वाई दिस कंसेप्ट ऑफ बॉटम पोरिंग लैडल केम। और बॉटम पोरिंग लैडल से आपको काफी साफ सुथरा मेटल मिलता है। इंटरप्टेड पोरिंग होता है, बिकॉज ये ग्रेविटी के साथ में मेटल आपका बॉक्स में जाता है, उसमें कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। क्योंकि अगर आप टी स्पाउट लैडल की बात करेंगे तो वहां पर भी आदमी को जो पहिया है उस पहिए को घुमा के या चक्र को घुमा के ही मेटल को डालना पड़ता है। तो उसके स्किल के ऊपर उसका इंटरप्शन है, पोरिंग स्पीड रहता है। लेकिन बॉटम पोरिंग में वो ग्रेविटी के साथ आता है तो आपका स्पीड भी अच्छा मिलता है, जिसे हम कहते हैं कि साफ सुथरा मेटल मिलता है। तो ये सारे एडवांटेजेस डेफिनेटली यहाँ पर होते हैं। मेनली इसे स्टील कास्टिंग या हेवी पार्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है जो अबाव 300 केजीज के ऊपर होते हैं, क्योंकि छोटे लैडल में उस फ्लो को कंट्रोल करना, उस फ्लो को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ होता है। तो इसे बहुत ही मतलब आप 10 केजी का मेटल बॉटम पोरिंग से करना चाहोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट फ्लो। तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए जो
हेवी पार्ट्स होते हैं, हेवी कास्टिंग्स होते हैं, या स्टील कास्टिंग या हैंड मोल्डिंग में नॉर्मली अबाउट 300 kg, अबाउट 250 kg, इस तरह के जो कास्टिंग्स होते हैं, तो वहाँ पर ये बॉटम पोरिंग लैडल का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये जो पोरिंग प्रैक्टिस है, ये जो पोरिंग मेथड, इट इज़ वेरी वेरी गुड मेथड डेफिनेटली। यहाँ पर ना, ये भी जो प्रोसेस है ये मैनुअल प्रोसेस होती है बेसिकली। इसमें ऑटोमेशन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये पोरिंग प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए ही हम जब बाद में देखेंगे, प्रेस पोर देखेंगे या फ्लेक्स एटोपोर देखेंगे, तो वो प्रैक्टिसेस भी इसी कॉन्सेप्ट को लेके आई हुई है। उसके पहले हम देखेंगे एटोपोर, जो फ्लेक्सिपोर, जो अभी काफ़ी पॉपुलर है मेरे ख्याल में। अगर हम 10 फाउंड्रीज नहीं बना रहे तो उसमें से कम 8 फाउंड्रीज में अभी एटोपोर या फ्लेक्सिपोर आपको देखने को मिलेगा। एटोपोर इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ बीन यूज वाइडली इन द ग्लोबल मार्केट। बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बेसिकली होता है कि उसमें आपको जो मैंने कहा कि आपको जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, पोरिंग टेम्परेचर मेंटेन करना है, पोरिंग टाइम मेंटेन करना है, अनइंटरप्टेड पोरिंग करना है, ये सारी चीज़ें आपके स्किल से निकल जाती है। इट बिकम्स एन ऑटोमेशन के थ्रू होती है, रोबोटिक्स आर्म्स के थ्रू होती है, जिसके वजह से आपको पोरिंग हाइट, पोरिंग टाइम या फिर कंट्रोल्ड पोरिंग टेम्पलेट मिल जाता है। और साथ ही में इसमें ऑटो इनॉकुलेशन का भी साइकिल होता है, जो आपके मेटल के साथ में स्टार्ट होता है और जैसे मेटल खत्म होता है वो बंद हो जाता है। 100% मोल्ड का पोरिंग टाइम देख सकते हो, उसका पोरिंग टेम्परेचर देख सकते हो, उसका रिकॉर्ड आपके पास रहता है। स्किल ऑफ मैन पावर गेट रिड्यूसेस, वो निकल जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस इस एटोपोर में होते हैं, जिसके वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है। और जहाँ पर हाई प्रेशर लाइन होती है, जहाँ पर वॉल्यूम्स होते हैं और आपको मैनुअल पोरिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर ये एटोपोर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और इससे काफ़ी ज़्यादा आपका स्पिलेज जो है मेटल का बॉक्स के ऊपर, वो स्पिलेज आपका कम हो जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस है जो डेफिनेटली आपको एक स्टेप अहेड बनाते हैं, आपको ऑटोमेशन के दौर में लेके जाते हैं। आपकी कॉस्ट कम करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, आपकी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। और आपको बहुत सारा डेटा इससे मिल जाता है, जिसके वजह से आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ एक्शंस ले सकते हैं। तो डेफिनेटली एटोपोड इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर ट्रेंड, ऑलरेडी बन चुका है। मुझे लगता है ये प्रैक्टिस बन जाएगा। मुझे लगता है आने वाले 10 साल में आपको लगभग हर बाउंड्री में ये देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है प्रेस फोर। ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो प्रोसेस है, ये बॉटम पोरिंग के थॉट प्रोसेस से इवॉल्व हुई प्रोसेस है। ये काफ़ी एडवांस प्रोसेस है, जिसमें आप को जो प्रेस फोर लैडल है वो 35 डेज एंड 24 आवर्स आपको चालू रखना पड़ता है। आप इसे कभी बंद नहीं कर सकते हो। दैट इज द बेसिक डिसएडवांटेज। आपको कंटिन्यू उसको रन करना पड़ता है, तो दैट पावर हैज टू, यू हैव टू गिव दैट एडिशनल पावर उसके लिए लगती है। लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड टूल, क्योंकि आप इसमें मेटल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लैडल में आप टेम्परेचर को रिड्यूस, उसका जो रिडक्शन है वो कम कर सकते हैं। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि 1380 to 1420 मेरा पोरिंग टेम्परेचर का रेंज है। मतलब मैं 13 1420 को मेटल लेता हूँ, और जो लैडल में है, लैडल को एब्सॉर्ब करता है, कुछ रेडिएशन में जाता है, तो वो धीरे धीरे कम होते होते 1410 से 14 5, 13 1395, 1390 करके 1385 1380 तक जाता है, आखिरी बॉक्स तक। लेकिन यहाँ पर आप को जो चाहिए टेम्परेचर, समझो 1410 चाहिए, तो आप इसे थ्रू आउट दी पोरिंग साइकिल 1410 मेंटेन कर सकते हो, बिकॉज देर इज अ हीटिंग अरेंजमेंट इनसाइड द लैडल। इस प्रेस फ्लोर में हीटिंग अरेंजमेंट होती है, कॉइल्स होते हैं, तो वो आप मेंटेन कर सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। डिसएडवांटेज जैसे मैंने कहा कि यू हैव टू कीप रनिंग इट 365 डेज एंड 24 आवर्स। आप इसे बिल्कुल भी कभी भी एम्प्टी आउट नहीं कर सकते इसको। इसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ मेटल रखना पड़ता है। सो यू हैव टू मेक अप द लेवल्स एंड इवन ऑन वीकली ऑफ यू हैव टू कीप दैट इक्विपमेंट रनिंग। सो कॉस्ट इज वेरी हाई। लेकिन जहाँ पर हेवी प्रोडक्शन वॉल्यूम्स है, वहाँ पर ये बहुत ही अहम होता है, बिकॉज यू आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर। तो उससे आपका रिजेक्शंस लेवल्स बहुत कम आ जाती है, आपके वेरिएशंस कम हो जाते हैं।
और आपको बेहतर क्वालिटी कास्टिंग की मिल जाती है। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये भी बॉटम पोरिंग टाइप से इवॉल्व हुआ टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर भी जो पोरिंग होता है वो बॉटम से होता है, जिससे आपको एक एडवांटेज मिलता है कि कोई इम्प्योरिटीज अंदर नहीं जाती है। एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। यू हैव टू कीप हील मेटल, और इसीलिए शायद इस प्रेस फोर में आप एजीआई नहीं बना सकते, क्योंकि आपको हील मेटल रखना पड़ता है। अगर आप हील मेटल रखोगे तो आपका रेसिडुअल मैग्नीशियम और सल्फर की जो मात्रा है, रेसिडुअल मैग्नीशियम कम होता जाएगा, सल्फर बढ़ता जाएगा। तो दैट इज वाई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू गो फॉर प्रेस फोर। और स्पेसिफिकली कुछ लोग इसमें एजेंट बना रहे हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी फ्यू, वी कैन काउंट देम ऑन द फिंगर्स। तो फिंगर्स में काउंट करने जैसे लोग ही प्रेस फोर में एजेंट बनाते हैं। बाकी लोगों को प्रेस फोर में एजेंट बनाना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि आपको हील मेटल रखना है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो नॉर्मली कास्ट आयरन में ये प्रेस पोर इस्तेमाल हो जाता है। अगर आप एजेंट की बात करते हैं तो उसके लिए ट्विन डिश पोरिंग इस्तेमाल होता है, जो हम नॉर्मली डक्टाइल आयरन और ग्रे कास्ट आयरन दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप मेटल को एम्प्टी आउट कर सकते हैं, और इसमें जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आप मेटल को ऐड कर सकते हैं। दिस लैडल इज ऑल्सो पोरिंग फ्रॉम बॉटम, ये भी बॉटम से पोरिंग करता है, लेकिन इसमें आपको हीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है। दैट इज अनदर डिसएडवांटेज। जैसे प्रेस फोर में आपको हीटिंग अरेंजमेंट होता है, इसमें आपको हीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है। यू हैव टू गिव योर ओन टेम्परेचर, और लेकिन आप इसको एम्प्टी आउट कर सकते हो, जिसके वजह से आप इसमें डक्टाइल आयन ले सकते हो। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ लैडल। जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, मेरे लेफ्ट से आप देख रहे हैं कि हैंडशैंक लैडल है, टी स्पाउट लैडल है, उसके बाद लीप पोरिंग लैडल है, एटोपोर है, प्रेसपोर है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से ये लैडल्स की जो जनरेशन है वो किस तरह से इवॉल्व हुई है। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपको इससे काफ़ी सारी लैडल्स के बारे में जानकारी मिली होगी, लैडल जनरेशन के बारे में जानकारी मिली होगी, लैडल्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पता चला होगा। एंड यू कैन डिसाइड which ladle you can prefer, or which ladle is suitable for you in your foundry, your organization, in your infrastructure, to cater your जो भी आपका प्रोडक्ट मिक्स है उसे कैटर करने के लिए कौन सा लैडल चाहिए, वो आप इससे डिसीजन ले सकते हो। आपके एक्सपेंशन के समय भी आप इस लैडल जनरेशन का इस्तेमाल करके आपको क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो आप डिसीजन ले सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एटोपोर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, और मुझे उम्मीद है पोरिंग प्रैक्टिस के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो ये सारे वीडियो आप जरूर देखेंगे। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।